हेलो बच्चों। अभी तक हमने वेक्टर में वेक्टर का मोस्ट बेसिक पोर्शन जैसे कि कुछ बेसिक डेफिनेशंस, वेक्टर का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज कैसी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है, टाइप ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट यानी वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, साथ में हमने वेक्टर एडिशन में काफी सारे स्पेशल केसेस भी देखे थे। मैं वापस से बोल रहा हूं कि उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, कई बार डायरेक्टली उनका यूज किया जाता है। साथ में ट्रायंगल ऑफ एडिशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, हम और भी आगे एडिशन के तरीके पढ़ेंगे बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहेगा। ठीक, फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर जिनमें डायरेक्टली वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज किया जाएगा। उसके साथ साथ हम क्वेश्चन में और भी कई सारी चीजें ऐसी सीख पाएंगे जो अक्सर पूछ ली जाती हैं बट कहीं पर भी कंसेप्ट में नोट नहीं कराई जाती। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, अ वेक्टर ए इज डायरेक्टेड अलोंग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन एंड अनदर वेक्टर बी अलोंग 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। Their resultant cannot be in this direction dash direction, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में नहीं हो सकता। अब जो यहाँ पर पहली चीज हमें एक्स्ट्रा सीखनी है, इस तरह से जो डायरेक्शन गिवन होती है कई सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि ये लिखने का मतलब क्या होता है। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, जो दोनों डायरेक्शन हैं उसमें किसके साथ 30 डिग्री बनाया जा रहा है, किस तरफ बनाया जा रहा है, सब कुछ यहाँ पर हमें सोचना पड़ता है। आगे भी लिखा हुआ है 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो यहां पर हम दो बातें सीखेंगे। नंबर 1 कि ये डायरेक्शंस को डील कैसे करना है, एंड नंबर 2 ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इनमें से हमें क्या सॉल्व करने के लिए मिलता है। तो यहां पर जो डाटा हमें दिया हुआ था, अ वेक्टर ए इज डायरेक्टेड अलोंग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जिक्र किया जाए, सबसे पहले हम अपने लेवल पर ये डायरेक्शंस ड्रॉ करते हैं, जिसमें ये वाला पार्ट, ये वाला एरो नॉर्थ, इसके जस्ट अपोजिट साउथ, इसके राइट दैट इज ईस्ट, एंड ये हमारे पास वेस्ट हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम होता है डायरेक्शंस को शो करने का। डजंट मैटर एक्चुअल नॉर्थ कहां पर है, आप पेपर पर इसी तरह से ड्रॉ करते हो, इट इज एन स्टैंडर्ड शो। ठीक, अब जो ये लिखा हुआ है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो जो लिखा है उसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। 30 डिग्री वेस्ट, इसको एक साथ पढ़िए। ओके, तो 30 डिग्री वेस्ट किसके साथ, नॉर्थ के साथ। तो नॉर्थ के साथ वो एरो कितना है, 30 डिग्री वेस्ट में है, यानी वेक्टर एरो कहां मिलेगा हमें, यहां पर मिल जाएगा। कितना, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के 30 डिग्री वेस्ट में। मान लीजिए लिखा होता 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो मैं इस साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर इस एरो को ड्रॉ करता। ठीक, तो हमारे पास पहला एरो यानी पहला वेक्टर, वेक्टर ए कुछ इस तरह से मिल जाता है। सेम एज आगे जो लिखा हुआ है 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो 15 डिग्री साउथ लेकिन किसके साथ, ईस्ट के साथ, तो ये रहा ईस्ट, और इस ईस्ट से 15 डिग्री साउथ में करीब हमें यहां ऐसे ये बी वेक्टर देखने के लिए मिलेगा, एंड दिस एंगल इज 15 डिग्री। अब हमसे पूछा है यहां पर ए एंड बी के मैग्नीट्यूड्स नहीं गिवन है, सिर्फ उनकी डायरेक्शंस गिवन है। फिर भी हमसे ये पूछा है कि ए एंड बी को अगर ऐड किया जाए, रिजल्टेंट पूछा है, दैट मीन्स अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तब हमें जो डाटा मिलेगा वो कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, उसका इनफैक्ट अपोजिट पूछा है, कौन सी डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। तो कैसे हम यहां पर बताएंगे, द रिजल्टेंट कैन नॉट बी इन दिस डायरेक्शन। तो बस इतनी बात ध्यान रख लो इस क्वेश्चन को करने के लिए। मेरे पास अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों का रिजल्टेंट चाहे जो हो जाए उनके बीच में से ही पास होगा। ओके, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो वेक्टर्स इस डायरेक्शन में हैं और उनका रिजल्टेंट कहीं यहां से पास हो रहा है, नॉट गोइंग टू हैपन। इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी के बीच में से कोई एरो हो सकता है। नॉर्थ ए एंड बी के बीच में है, यस, दैट मीन्स दैट्स अ पॉसिबल डायरेक्शन। ईस्ट ए एंड बी के बीच में पड़ रहा है, राइट, देख सकते हो ए बी, इस पूरे पोर्शन के बीच में नॉर्थ भी है ईस्ट भी है, तो दैट इज अ पॉसिबल आंसर, इसलिए ये आंसर इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट भी यहीं कहीं बीच में पड़ेगा, लेकिन ध्यान से देखिए
इस साउथ वाले पार्ट को, क्या ये ए एंड बी के बीच में है? नहीं, साइड से दिया हुआ है। इसका मतलब यहां पर जो करेक्ट आंसर हमें दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं हो सकता, वो होगा साउथ डायरेक्शन। और कौन सा ऑप्शन अवेलेबल हो सकता था? आपको वेस्ट दिया जा सकता था, ये भी ए एंड बी के बीच में नहीं है। हो सकता है आपको साउथ वेस्ट का कोई भी एंगल दिया जा सकता था, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इस तरह से कुछ भी गिवन होता जो कि ए एंड बी के बीच में नहीं होता, तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं होगा, चाहे ए एंड बी के मैग्नीट्यूड्स कुछ भी हो जाएं फिर। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वेक्टर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हैं, ध्यान से पढ़कर सिर्फ उनको समझना है किस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, two forces P and Q are in the ratio P is to Q is equals to 1 is to 2. If their resultant is at an angle tan inverse root 3 by 2 to vector P, then the angle between P and Q is. तो हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड का रेशियो हमें गिवन है, साथ में ये भी बताया गया है कि जो उनका रिजल्टेंट होगा वो कितने एंगल पर वेक्टर P से हमारे पास आ रहा है, राइट? तो हमें क्या बताना है? वेक्टर P एंड वेक्टर Q के बीच का एंगल। एक बार डायग्रामेटिकली आपको दिखा दूं कि हमें क्या बताया गया है और क्या गिवन है। सो हमें जो गिवन है वो कुछ इस तरह से कि अगर आप ट्रायंगल लॉ एडिशन के हिसाब से वेक्टर P एंड वेक्टर Q को डिनोट करें तो वो कुछ आपको यहां पर दिखाई देंगे, राइट? और इनका रिजल्टेंट इमेजिन इफ इट इज R, सो दैट विल बी ओवर हियर लाइक दिस। आपको जो गिवन है डाटा वो देयर रिजल्टेंट इज एट एन एंगल tan इनवर्स रूट 3 बाई 2 टू वेक्टर P। ये रिजल्टेंट वेक्टर P के साथ, जिसको हम यूजुअली अल्फा से डिनोट करते हैं, इज tan इनवर्स रूट 3 बाई 2। और हमसे जो पूछा गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड Q, यानी P एंड Q के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है। तो ये हमें गिवन है एंड ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है, हमसे पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे यहां पर? सबसे पहले गिवन डाटा हमारे पास P एंड Q है और साथ में हमें अल्फा गिवन है। हमारे पास कई तरीके होते हैं इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के। आपको डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट तरीकों से यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। मैं भी आपको एक सिंपल सा तरीका उठाकर देने वाला हूं, राइट? जैसे कि हमें अल्फा गिवन है तो क्यों ना डायरेक्टली हम tan अल्फा वाला फॉर्मूला ही यहां पर लगा दे, सच एज tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना था? अगर मैं फॉर्मूला एग्जैक्टली लिखूं जो मैंने लिखवाया था तो दैट वाज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले में a एंड b कौन है? तो जिससे रिजल्टेंट एंगल बनाए वो a होता है, जो बचा हुआ वेक्टर होगा वो b हमारे पास रहेगा। tan अल्फा, अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहां पर रखूं सो इट विल बी हाउ मच? इट वाज tan इनवर्स रूट ओवर 3 बाय 2। ठीक, इज इक्वल्स टू b की जगह पर हम q रखना चाह रहे थे इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा, राइट? मतलब लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स, अगर आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अल्फा आपको दिया हुआ था tan इनवर्स रूट ओवर 3 बाई 2। तो tan इनवर्स को जब आप इस साइड लेकर जाओगे तो ये बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2। वैसे मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, यही सही तरीका है इसको लिखने का। tan ऑफ tan इनवर्स यानी ये एक दूसरे से कैंसिल आप मान सकते हैं, तो रूट 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब यहां पर हमें P एंड Q का एक रेशियो गिवन है 1:2। अब ये चीज आप 8th क्लास 9th क्लास में अच्छे से करते आए हो कि रेशियो है तो आप उसको कुछ टर्म मानकर, जैसे कि P:Q है तो हम P क्या मान सकते हैं बच्चों? हम P मान सकते हैं कि P इफ इट इज x देन Q कितना होगा? ये 2x के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहां पर रख दूं तो Q की जगह पर 2x इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय P की जगह पर x प्लस 2x इंटू कॉस थीटा।
ऐसा करने से हमारे पास जितने भी ये x दिख रहे हैं ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे एंड हम उसको आगे सोल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास सोल्व करने के लिए क्या बचता है यहां से। तो यहां पर बचा हमारे पास √3/2 इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस 2 cos थीटा, राइट। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर लेते हैं यहां पर। तो कितना आ जाएगा √3/2 प्लस √3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं, डायरेक्टली सिर्फ इस डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड में लेकर गए ताकि हमें कुछ ऐसा दिख जाए। अब इस सिचुएशन को सोल्व करने के लिए देखिए यहां से थीटा की वैल्यू निकालना बिल्कुल एकदम से इजी वाला टास्क नहीं है, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, राइट। कई सारे अप्रोच इसके लिए बनाए जा सकते हैं कि इस तरह से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं या कोई और तरीके से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें सिचुएशन भी समझनी है। हमारे पास क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस दिए जाते हैं, इसका मतलब इन चारों में से ही कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। तो कई बार हमें कैलकुलेशन ऐसे भी आसान पड़ती है कि डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इन ऑप्शंस को वेरीफाई करके देख लेंगे एज आंसर, तो भी हमें रिजल्ट मिल जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि आप ऑप्शन को वाइजली यहां पर वेरीफाई करें, यानी किसी भी ऑप्शन को रखने की जरूरत नहीं है, या फिर ये कहना चाहिए कि मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन को ही हम यहां पर रखेंगे। सच एज हमें अपनी इक्वेशन में √3 काफी ज्यादा दिख रहा है, राइट, साथ में cos थीटा और sin थीटा है। तो इमेजिन अगर मैं पहली बात 10 में वैल्यू रखूं तो डायरेक्टली tan थीटा तो कहीं है नहीं, sin और cos में है, यानी मुझे वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। सो नॉट अ वेरी कंफर्टेबल वे टू पुट दिस एज वेरिफिकेशन। सेम एज 45 डिग्री को अगर sin और cos में रखूंगा तो दैट विल जनरेट √2। क्या मुझे उसको रखना चाहिए? मेरा मन तो नहीं है कि मैं उसको रखूं। आगे आता है हमारे पास 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसमें से अगर आप 30 डिग्री रखते हो तब भी √3/2 वाली टर्म्स हमारे पास आएंगी, यानी √3 वाली टर्म आएंगी जिनसे कैंसिलेशंस हो सकते हैं, या √3 इंटू √3 3 बनाया जा सकता है, वो ही 60 डिग्री पर। तो ये दोनों डाटा हम यहाँ पर रखकर देखते हैं एंड लेट्स सी किससे हमारा आंसर आ जाएगा। सो रखें अगर हम इफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, लेट्स सी इक्वेशन नंबर 1 में थीटा को 30 डिग्री रखने पर कितना रिजल्ट आता है, क्या ये वेरीफाई होता है एज इन LHS क्या RHS के बराबर होगी। सो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, √3/2 एज इट इज रहेगा, प्लस √3 और cos 30 हो जाएगा हमारे पास √3/2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स sin थीटा इज 1/2। ये साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड √3/2 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 1, कुछ ऐसा बच रहा है। तो क्या ये LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव हुआ, यानी क्या ये रिजल्ट वेरीफाई हो पाया? आंसर इज नो, ये वेरीफाई नहीं हो पाया, राइट। अब थीटा को 60 रखकर भी हम यहां पर देख लेते हैं कि अगर थीटा को 60 रखा जाए तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 इफ वी प्लेस दिस, तब क्या होने वाला है? तब होगा √3/2 प्लस √3 cos 60 is 1/2 is equals to 2 times sin 60 is √3/2. Right hand side √2 cancel and left hand side √3/2 plus √3/2 is √3। आप देख सकते हो बच्चों यहां पर ये LHS is equals to RHS हमारे पास प्रूव हो चुका है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 60 डिग्री रहेगा। यहां पर जो P एंड Q के बीच में एंगल आएगा दैट विल बी 60 डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा बड़ी ही सिंपली हमने इसको सोल्व कर लिया। इस इक्वेशन को अगर हम कोई और भी अप्रोच लगाकर सोल्व करते तो वो इतनी आसानी से नहीं होने वाला था जैसा हमने यहाँ पर वेरिफिकेशन यानी ऑप्शंस की वैल्यू प्लेस करके इसको कंप्लीट किया है, राइट। अब एक बार अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं फटाफट से। क्या हमें यहाँ पर दिया हुआ है? 3 vectors P, Q and R are such that vector P is equals to vector Q and vector R is equals to √2 P, then PQR is equals to 0। ठीक है, हमें एंगल बताना है यहां पर। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। वेक्टर P एंड वेक्टर Q के बीच में एंगल हमें यहां पर बताना रहेगा। पहली बात,
हमने अभी तक जो एडिशन का तरीका सीखा था ट्रायंगल लॉ से, उसमें 2 वेक्टर का एडिशन आपको सिखाया गया था, अभी 3 वेक्टर का एडिशन आपको नहीं सिखाया गया, क्योंकि वो नेक्स्ट मेथड है जिसको हम जिसको हम पॉलीगन लॉ कहेंगे। अब ऐसी कंडीशन में कि हमने पढ़ा तो नहीं है, बट डोंट वरी, इस क्वेश्चन को हम विदाउट पॉलीगन लॉ भी सोल्व कर सकते हैं। किस तरह से? लुक क्लोजली। यहां पर जो टर्म आपको दी गई है, जो इक्वेशन आपको दी गई है, पहला डाटा कि हमें P एंड Q दोनों का मोड बराबर दिया हुआ है, साथ में जो तीसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स ऑफ वेक्टर P, कुछ ऐसा गिवन है। साथ में जो इक्वेशन बच्चों हमें गिवन है दैट इज P प्लस Q प्लस R, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ऐसा हमें यहां पर गिवन है। अब हम क्या करेंगे? तो बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन, जैसे कि मैं यहां पर R को क्या लिख सकता हूं? दैट विल बी माइनस वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। हम इसको वेक्टर P प्लस वेक्टर Q ऐसा लिख सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा ऐसा लिखने का यहां पर? तो समझो, R इज इक्वल्स टू इस तरह से लिखने पर हमें क्या पता लगता है? हमें सीधे सीधे पता लगता है कि अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लूं यहां से, तो R का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का कोई रोल प्ले नहीं होगा, मोड ऑफ P प्लस Q ऐसा बन जाएगा। यस और नो? राइट, बन जाएगा। अब अगर ऐसा बन चुका है तो राइट हैंड साइड लाइक लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी आपको गिवन है √2 मोड ऑफ P, और राइट हैंड साइड क्या गिवन है कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा है, आप P प्लस Q के एडिशन यानी उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहां पर लिख रहे हो, जिसको आप कैसे लिखते हो? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने से क्या होगा? √2 मोड ऑफ P, राइट हैंड साइड में P तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी P है, तो हम Q को P ही लिख लें अगर, तो क्या बचेगा हमारे पास? ये P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। जरा दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो 2P इज इक्वल्स टू, या 2P स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड लेफ्ट राइट हैंड साइड में 2P स्क्वायर तो कॉमन आ गया, साथ में बचा 1 प्लस कॉस थीटा। 2P स्क्वायर से 2P स्क्वायर कैंसिल, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा, एंड यहां पर cos थीटा coming out 0, that means theta coming out 90 डिग्री, राइट? तो इस तरह से बिना पॉलीगन लॉ का यूज किए हुए हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया, राइट? तो सिंपली कोई जरूरी नहीं है जैसा एक्सप्रेशन आपको दिखाया जाए, जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन बनाया जाए आप वैसा ही करेंगे। आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं, आपको जैसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उस क्वेश्चन को देखकर, इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर कराया है जानबूझकर, कि कोई जरूरी नहीं है आप सभी क्वेश्चंस में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करेंगे। कई बार क्वेश्चन उस पर्टिकुलर फॉर्मेट से नहीं हो पाता जिसके लिए बनाया गया है, जबकि सिंपली सोचा जाए या डायरेक्ट मेथड के थ्रू आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हियर। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स P एंड Q आर सच दैट वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल्स टू वेक्टर R। यानी जो आपको पहला टर्म दिख रहा है ये एक रिजल्टेंट वाला टर्म है, जैसे हमने लिखा था रिजल्टेंट R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, यानी यहां पर R क्या है? वेक्टर P एंड वेक्टर Q का रिजल्टेंट है, एंड साथ में गिवन है वेक्टर P का मोड प्लस वेक्टर Q का मोड इज इक्वल्स टू वेक्टर R का मोड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक, अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड है किस पर? रिमेंबर हमने वेक्टर में स्पेशल केसेस पढ़े थे, राइट? उन स्पेशल केसेस का रिजल्ट याद करो, P इज पैरेलल टू Q। अगर इफ P इज पैरेलल टू Q देन R का मैग्नीट्यूड कितना आया था? वेक्टर P का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड आया था, राइट? तो
क्या ये ऑप्शन यहां पर सही होगा? ऑब्वियसली नॉट। एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल वाली कंडीशन में वेक्टर आर विल बिकम वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू। ये कौन सा स्पेशल केस है बच्चों? तो एंटी पैरेलल यानी यहां पर थीटा 180 लिया गया था, ये स्पेशल केस नंबर 3 है जिसको हमने लिखा था। याद करने के लिए मैंने बोला था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस उस पर मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन आपके सामने भी है। नंबर 3, P इज परपेंडिकुलर टू R। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तब उनका रिजल्टेंट ऐसा होता है जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू मॉड स्क्वायर। और ऐसा देखते ही हमें यह पता लग जाता है कि यस, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चाहे तो ऑप्शन डी भी चेक कर सकते हो। P एंड Q आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या ऐसा कोई भी हिंट हमें क्वेश्चन में गिवन है जिससे हम P एंड Q के मैग्नीट्यूड के बारे में बता पाए? ऑब्वियसली नहीं गिवन है, इसलिए इसका आंसर थर्ड ही रहेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में भी बड़ी फालतू सी मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है। अगेन कुछ क्वेश्चंस सिर्फ दिखने में क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निकली वो क्वेश्चन कैटेगरी में आते भी नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि मैंने ये क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही कई बार एग्जाम में अपने बच्चों को दिया है एंड इंटरेस्टिंगली उन्होंने गलतियां की हैं, तो कहीं आप उस गलती को ना दोहराएं, इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। तो क्या रहेगा हमारे पास? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q इफ P प्लस Q इज इक्वल्स टू P माइनस Q? और अगर ऐसा है तो आउट ऑफ दीज टू ऑप्शंस क्या सही होगा? क्या P एक नल वेक्टर है या Q एक नल वेक्टर है? सो ऐसे क्वेश्चन में हम इस इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है हमें यहाँ पर? P प्लस Q इज इक्वल्स टू वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। साफ साफ दिख रहा है यहां पर वेक्टर P से वेक्टर Q कैंसिल हो जाएगा, या फिर अगर हम सबको एक ही साइड ले जाएं तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q माइनस वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल्स टू 0। P से P कैंसिल और Q में Q प्लस Q हो गया हमारे पास 2Q इज इक्वल्स टू 0। तो वेक्टर Q इज इक्वल्स टू 0 और 0 वेक्टर, और ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे? ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे Q इज अ नल वेक्टर, राइट? तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस ट्रायंगल लॉ पर आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। अभी हम और भी क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे, बट पहले उसके हम कुछ पर्टिकुलर मोर लॉज जैसे कि पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, इन सबको पढ़ेंगे, तब जाकर एडिशन पर हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस यहां पर सोल्व कर सकते हैं, राइट?